क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो आप सभी के एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। भाई 15 तारीख का एग्जाम है और आज हो चुकी है 11 तारीख, यानी कि सिर्फ 4 दिन बचे हैं, है कि नहीं? तो आप सभी ने अभी तक अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी, क्योंकि प्रिपरेशन रिगार्डिंग सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड थे, जहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ वन शॉट रिविजन्स हैं, सब कुछ मैंने आपको दे रखा है। इवन PYQs है, मार्किंग स्कीम है, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए प्रोवाइड करी हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिट। ठीक है, अब बात आती है कि जब सब कुछ हम पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ये प्रैक्टिस हम करते हैं सैम्पल पेपर के थ्रू। तो अभी कल मैंने आपको सैम्पल पेपर नंबर 1 दिया था, याद रखिए, कोर का सैम्पल पेपर नंबर 1 दिया था, जिसमें हमने देखा था कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सभी कुछ बताया था, है ना। तो आज हम कर रहे हैं क्या, अपना सैम्पल पेपर नंबर 2, मतलब क्लास 12th हिंदी कोर का सैम्पल पेपर नंबर 2 आज हम आपको करा रहे हैं। पेपर कोड याद रखिएगा 302 है, और ये सैम्पल पेपर सेशन 2024 और 25 का जो है वो सैम्पल पेपर है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। जैसे कि हम पेपर जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ निर्देश आते हैं, फटाफट उनको देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे इसमें यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, का, खा और गा। ठीक है, का में अपठित बोध आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपके पास में अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेगा। इनमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उप प्रश्न, वो सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, फिर आते हैं खंड खा। खंड का में आपकी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आपकी जो तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक से करीबन 6 अध्याय आ रहे हैं। इन 6 अध्यायों से आपको खंड खा में प्रश्न पूछे जाएंगे, अंदर विकल्प मौजूद हैं आपके पास में। याद रखिए, आप क्लास 12th में हैं तो विकल्प दिए तो जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम विकल्प आपके लिए प्रस्तुत किए गए। खंड गा आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह और वितान से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो खंड गा में जो हमारी पुस्तक आरोह और वितान है, उसमें आरोह से आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, वर्णात्मक भी हैं, और वितान से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए। ठीक है, तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्न क्रमशः कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हिंदी के पेपर में आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर लाइन से करना है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर करीबन 12 प्रश्न हैं तीनों खंडों को मिलाकर। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक आपके सीक्वेंस में होने चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई चलो हम पहले रचनात्मक लेखन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 करिए, अपठित बोध वाला 2 प्रश्न करिए, फिर उसके बाद आप खंड खा में आइए। तो हमेशा सीक्वेंस से ही आपको प्रश्न पत्र करने चाहिए। चलिए फटाफट हमने निर्देश तो देख लिए, आपको समझ में आ गए कि इसमें करीबन 12 प्रश्न हैं जो कि 3 खंडों में विभक्त है। तो प्रश्न संख्या 1 है, जहां पर हमारे पास हमारा अपठित बोध है, खंड का हमारा अपठित बोध है ना। तो अपठित बोध में सबसे पहले अपठित गद्यांश आ रहा है। अपठित गद्यांश करते समय आप लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर उसके बाद गद्यांश पढ़ा करो, तो आप आंसर बहुत आसानी से निकल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये गद्यांश हमारा करीबन 10 नंबर का दिया गया है, जिसमें बहुविकल्पीय और वर्णात्मक दोनों तरह के प्रश्न। जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। यह सूचना नौकरियों से संबंधित हो सकती है, खाली मकान को किराए पर उठाने के संबंध में हो सकती है, या किसी औषधि के प्रचार से संबंधित हो सकती है। कुछ लोग विज्ञापन के आलोचक हैं, यानी कि उन्हें वो आलोचना करते हैं, उन्हें नहीं पसंद है कि विज्ञापन छपे। वे इसे निरर्थक मानते हैं, यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो। उनका मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाए, यानी कि अच्छी है तो उसको जो है पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं, वो लोगों में ऐसे ही फेमस हो जाएगी। जबकि खराब वस्तु में विज्ञापन की सहायता पाकर भी भंडाफोड़ होने पर बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। तो खराब वस्तुओं को अगर आप पब्लिश करते हैं तो लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी असलियत से वाकिफ हो जाएंगे, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। परंतु लोगों की यह सोच गलत है।
आज के युग में मानव का प्रचार प्रसार का दायरा व्यापक हो चुका है। यानी कि आप देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि होर्डिंग या पैम्पलेट या न्यूज़पेपर के थ्रू, आप इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, हर जगह पब्लिसिटी विज्ञापन के थ्रू प्रचार प्रसार होता है। अतः विज्ञापनों का होना अनिवार्य हो जाता है। किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना आज के विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। यानी कि इतने बड़े संसार में कोई अच्छी वस्तु है, इसके बारे में जानकारी हमें बिना विज्ञापन के नहीं मिल सकती। दलगत स्वार्थ और निजी हित आड़े आ जाता है और यही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। ठीक है, विज्ञापन ही वह शक्तिशाली माध्यम है जो हमारी जरूरत की वस्तुएं प्रस्तुत करता है, उसकी मांग बढ़ाता है, अंततः हम उन्हें जुटाने चल पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करती है तो उसे उत्पादक कहा जाता है। उन वस्तुओं को, सेवाओं को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, हम खरीदते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? हम उपभोक्ता कहलाते हैं। विज्ञापन इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। वह उत्पादक को उपभोक्ता के संपर्क में लाता है तथा मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। पुराने जमाने में किसी वस्तु की अच्छाई का विज्ञापन मौखिक तरीके से होता था। यानी कि मुंह से, पहले होता था ना, लाउड स्पीकर लेकर लोग सड़कों पर निकल जाते थे और पब्लिसिटी करते थे, तो वो मौखिक प्रचार होता था। या एक व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, उसे अच्छा लगा तो उसने दूसरों को बताया, उसे तीसरे को बताया, तो इस तरीके से। काबुल का मेवा, कश्मीर की जरी का काम, दक्षिण भारत के मसाले आदि वस्तुओं की प्रसिद्धि मौखिक रूप से होती थी। उस समय आवश्यकता भी कम होती थी तथा लोग किसी वस्तु के अभाव में तीव्रता का अनुभव नहीं करते थे। यानी कि अगर कोई चीज नहीं है तो हम उसे पाने के लिए इतना ज्यादा बेचैन नहीं होते। आज का समय तेजी का है। संचार क्रांति ने जिंदगी को स्पीड दे दी है। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए विज्ञापन मानव जीवन की अनिवार्यता बन गया। ठीक है, तो ये गद्यांश था। अब इस पर 5 प्रश्न हैं। पहला, हमारे पास 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, फिर उसके बाद 4 वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण करना, वस्तुओं को खरीदना, उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ना या वस्तुओं का भंडारण। तो सही क्या है? वो काम करता है उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने का। नेक्स्ट आते हैं, पुराने जमाने में वस्तुओं की अच्छाई का विज्ञापन कैसे होता था? तो कैसे होता था? मौखिक तरीके से होता था, मुंह से बोल के होता था। भाई एक व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, उस दूसरे को बताया कि भाई अच्छा है। ठीक है, तो सही क्या होता था? मौखिक तरीके से। नेक्स्ट आते हैं, विज्ञापन के आलोचक क्या मानते हैं? क्या मानते हैं कि भाई विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है ना, विज्ञापन आवश्यक है, विज्ञापन निरर्थक है, विज्ञापन वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है, विज्ञापन शक्तिशाली माध्यम है। तो सही क्या है? विज्ञापन निरर्थक है। चलिए अब हम आगे वर्णात्मक प्रश्न। हमारे पास 4 वर्णात्मक प्रश्न है, जिसमें आपका ये पहला अति लघु है जो कि 1 नंबर का रहेगा, बाकी आपके लघु उत्तरीय हैं जो 2-2 नंबर के रहेंगे। पहला है, पुराने समय में काबुल के मेवे और कश्मीर की जरी का काम कैसे प्रसिद्ध होता था? तो इसे मौखिक प्रचार के रूप से प्रसिद्ध किया जाता था, एक दूसरे से बोलकर, है ना। पुराने समय में काबुल के मेवे और कश्मीर की जरी का काम मौखिक रूप से प्रसिद्ध होता था। विज्ञापन क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आजकल संचार का दायरा बढ़ चुका है, इसलिए विज्ञापन बहुत अनिवार्य है। क्योंकि उतने ही ज्यादा उत्पादन भी हो रहा है, उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स भी हैं, तो हमें सही प्रोडक्ट या उन प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। आज के युग में मानव का प्रचार प्रसार का दायरा व्यापक हो चुका है और किसी अच्छी वस्तु की वास्तविकता से परिचय पाना विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत असंभव है। इसीलिए विज्ञापन अनिवार्य हो गया। विज्ञापन किस प्रकार उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने का कार्य करता है? ये मांग और पूर्ति, ठीक है, यानी कि हम कितना डिमांड और सप्लाई के आधार पर जोड़ता है ना। विज्ञापन उत्पादक को उपभोक्ता के संपर्क में लाता है तथा मांग और पूर्ति में संतुलित स्थापित करने का प्रयत्न करता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अगर प्रोडक्ट बनाया है तो उसको अगर पब्लिसिटी करेगा तो क्या होगा? उस पब्लिसिटी के थ्रू जो है हमें पता चलेगा, हम उस प्रोडक्ट तक जाएंगे तो हमारी मांग बढ़ेगी, तो वो जो क्या कहते हैं उत्पादक है वो उसकी पूर्ति करेगा, आपूर्ति करेगा ना। तो इसलिए क्या कहते हैं डिमांड और सप्लाई के आधार पर हमें ये देता है। आज के युग में विज्ञापन का क्या महत्व है? भाई आज का युग संचार क्रांति का युग है। इस
युग में बहुत जरूरी है कि भाई विज्ञापन के जरिए हम चीजों के बारे में जानें। तो इसीलिए विज्ञापनों का महत्व बढ़ जाता है आज के समय। आज के युग में विज्ञापन आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है, यानी कि हमें क्या जरूरत है उनकी मांग बढ़ाता है और लोगों को उन्हें जुटाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब हम आ गए पृष्ठ संख्या 2, जहां पर हमारे सामने दिया गया है एक अपठित काव्यांश। ये काव्यांश हमारा 8 नंबर का है, ठीक है। तो हम काव्यांश को तरीका बता दें, जैसे हमने गद्यांश को फटाफट करने का तरीका बताया। पद्यांश में हमेशा ध्यान रखना, पहले कविता पढ़ो फिर क्वेश्चन करो, तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे आंसर्स, ठीक है। तो चलिए कविता देख लेते हैं। इसमें भी आपके पास बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्न मौजूद हैं। पहला यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं काव्यांश। माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन बहुत थोड़ा अवकाश निकाली तुमसे 2 बातें करनी। उम्र बहुत बाकी लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी का भी तो है। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता, सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियां तरनी है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो तुमसे 2 बातें करनी। मन छोटा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता है। नेह कोशिश को खुलकर बांटो कभी नहीं टोटा होता है। हे आंसू वाला अर्थ न समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे। तुम सच का आभास दबा लो शाश्वत आग नहीं मरनी है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो तुमसे 2 बातें करनी। आज का समय जो मशीनी युग हो चुका है, हम समय की घड़ी के हिसाब से जानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम अगर मोती का सपना देख रहे हैं तो रोटी का भी सपना देख रहे हैं। इसी चक्कर में हमारा क्या हो रहा है, समय हम ज्यादा से ज्यादा काम को दे रहे हैं। तो लोग अपनों के साथ बैठकर बातें करना, उनके दुख दर्द को बांटना हमने कम कर दिया है। तो उन्होंने बोला है ना कि भाई स्नेह पाश तुम करो ये कभी नहीं टूटा होता। अर्थात जब हम अपने प्रेम को बांटते हैं तो ये प्रेम का भंडारण कभी खाली नहीं होता। तो इस व्यस्त जीवन में हमें अपने लिए अपनों के लिए समय निकालना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, 3 बहुविकल्पीय हैं। पहला है कविता में उम्र बहुत छोटी भी तो का अर्थ का क्या तात्पर्य है। अर्थात जीवन का समय सीमित है, जीवन बहुत लंबा है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है। तो यहाँ पर कविता में उम्र बहुत छोटी भी तो है का तात्पर्य जीवन में समय सीमित है। यानी कि मान लीजिए हमारा जीवन मान लो 70 साल 80 साल का है, लेकिन इसमें समय कम है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई उम्र छोटी भी तो है ना। नेक्स्ट है घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता, पंक्ति का क्या आशय है। यानी घुटनों पे माथा कब रखते हैं, जब हम बहुत परेशान होते हैं, चिंता में होते हैं। तो खाली चिंता कर लेने से क्या हम मुसीबतों से पार हो जाएंगे, नहीं, है ना। उसके लिए हमें अपनी मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा, उनका हल निकालना पड़ेगा। देखिए क्या है, ध्यान और प्रार्थना से सब कुछ संभव है, केवल चिंतन और निराशाओं से समस्याओं का समाधान नहीं होता। मेहनत से ही सफलता मिलती है, किसी भी कार्य के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। तो सही क्या है, केवल चिंतन और निराशा से समस्याओं का समाधान नहीं। नेक्स्ट आते हैं स्नेह कोश को खुलकर बांटो। पंक्ति में स्नेह कोश क्या है, यहाँ पर स्नेह बोल रही हूँ, नेह के कोश का मतलब क्या है, यानी कि हमारा प्रेम प्यार है ना। तो सही क्या है यहाँ पर, प्रेम और स्नेह। चलिए ये 3 बहुविकल्पीय थे, अब हमारे पास 3 वर्णात्मक प्रश्न है। तो पहला आपका 1 नंबर का है, फिर 2-2 नंबर के हैं। मशीनी युग में समय महंगा होने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक एक मिनट एक एक सेकंड की कीमत होती है ना। यहाँ पर एक एक समय के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। इस युग में व्यक्ति समय के साथ बंध गया है, उसे हर घंटे के हिसाब से मजदूरी मिलती है, इसलिए यहाँ पर समय महंगा बताया गया है। चलिए तुम थोड़ा अवकाश निकाली तुमसे 2 बातें करनी है। इस पंक्ति में कवि किससे और क्यों बात करना चाहता है, यहाँ पर अपने साथियों को वो संबोधित कर रहा है ना। तुम थोड़ा अवकाश निकाली तुमसे 2 बातें करनी में कवि अपने साथी या प्रियजन से बात करना चाहता है, ताकि वे जीवन की सच्चाई, संघर्षों और समय की महत्ता के बारे में चर्चा कर सके। कवि चाहता है कि व्यक्ति जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दे और उनसे निपटने के लिए समय निकाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन और स्नेह के बारे में कवि क्या परामर्श दे रहा है और क्यों? देखिए, मन के बारे में कवि का मानना है कि मनुष्य को हिम्मत रखनी चाहिए। हौसला खोने से बाधा खत्म नहीं होती, यानी कि हम अगर अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से हम हार जाएं तो क्या होगा? क्या वो मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? कभी भी खत्म नहीं होंगी। स्नेह को बांटने से कभी कम नहीं होता, यानी कि हम प्रेम अगर बांटते हैं तो वो कभी कम नहीं होता है। कवि मनुष्य को मानवता के गुणों से युक्त होने को कह रहा। तो ये था हमारा अपठित बोध, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास आ रहा है खंड खा, जहां पर हमारी तीसरी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के 6 अध्यायों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं रचनात्मक लेख। 3 रचनात्मक लेख दिए जाएंगे, आपको उसमें से सिर्फ एक करना है, ठीक है। जो भी आप करोगे वो 120 शब्दों में उसको लिखोगे और उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दिए गए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है, 6 नंबर का। पहला है बढ़ती जनसंख्या की समस्या पर निबंध लिखना है आपको। किस पे लिखना है? बढ़ती जनसंख्या। बहुत बड़ा जो है ये समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से सारी समस्याओं का जन्म होता है। प्रदूषण हो, पोल्यूशन हो, महंगाई हो, हर एक चीज का जन्म इसी जनसंख्या के कारण ही होता है। चलिए देखिए, आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बढ़ती जनसंख्या है। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे भोजन, जल, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही। जाहिर सी बात है, जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर एक चीज की क्वालिटी में फर्क आएगा ही आएगा। बेरोजगारी और गरीबी जैसी समस्याएं भी इसी से जुड़ी है। इस समस्या के समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण, जागरूकता, शिक्षा और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना आवश्यक है। सरकार को सख्त नीतियां बनानी चाहिए और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में यह समस्या और विकराल हो सकती है। संतुलित जनसंख्या ही एक विकसित और खुशहाल देश की पहचान होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी जनसंख्या सीमित है तो देश अच्छे से प्रगति करेगा, वहां सब खुशहाल रहेंगे, सारे संसाधन आपको अवेलेबल होंगे। तो जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हड़तालें देश की प्रगति में बाधक है। बात सही है, अगर काम धाम रोक कर अगर हड़तालें ही होती रहेंगी तो काम तो कहीं होगा ही नहीं, तो देश की प्रगति भी नहीं होगी। चलिए देखिए, हड़तालें लोकतांत्रिक देशों में विरोध प्रकट करने का एक माध्यम होती, लेकिन जब इनका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग किया जाता है तो यह देश की प्रगति में बाधक बन जाती। हड़तालों के कारण कार्यालय, स्कूलों, परिवहन सेवाओं और उद्योगों का कामकाज ठप हो जाता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है। बाहर जाहिर सी बात है, काम रुक जाएगा तो नुकसान तो होना ही होना है। कई बार हड़तालें हिंसक रूप भी ले लेती हैं, जिससे सार्वजनिक संपत्ति की हानि होती है और आम नागरिकों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो आम लोग होते हैं उन्हें फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि समस्याओं का समाधान संवाद और समझौते के माध्यम से किया जाए। लोकतंत्र में हड़तालें अंतिम विकल्प होनी चाहिए, यानी कि एकदम लास्ट ऑप्शन, पहले तो बैठ के आप बात करें, ना कि विकास में बाधा डालने का माध्यम। तो हड़तालें कहीं ना कहीं जो हैं वो हमारी प्रगति में बाधक होती ही होती। चलिए, अब तीसरा हमारे पास रचनात्मक लेखन का जो टॉपिक है वो कौन सा दिया गया है? हमारी सीमाओं के प्रहरी। तो हमारी सीमाओं के प्रहरी कौन है? हमारे सैनिक, है ना। हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक सच्चे राष्ट्रभक्त और वीर योद्धा होते हैं, यानी कि जो सिर्फ जो बॉर्डर पे जाकर लड़ रहे हैं वो नहीं, जो अपने देश के लिए सच्ची देशभक्ति रहते हैं, देश के अंदर हैं, वो भी हमारे वीर योद्धा हैं। अब जैसे देख लीजिए, फायर फाइटर्स हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, ये सब क्या हैं? ये हमारे देश के वही वीर योद्धा हैं कि नहीं? कठोर परिस्थितियां, भीषण ठंड, तपती गर्मी और कठिनाइयों के बावजूद वे हर समय देश की सुरक्षा में तत्पर रहते। उनके अदम्य साहस और बलिदान के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। अगर भाई वो बॉर्डर्स पर या बाहर सुरक्षा ना करें तो हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।
वे सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते बल्कि आपदाओं और संकट के समय भी देशवासियों की मदद करते हैं। देखिए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, तो देखिए सेना को तैनात किया जाता है ना, तो वो उस समय भी आकर हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, फिर भी वे हौसले और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व को निभाते। हमें उनके त्याग और समर्पण का सम्मान करना चाहिए और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। सचमुच हमारे सैनिक देश के असली रक्षक और गौरव। अगर वो ना हो तो शायद हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए हमारे देश के अंदर रहना, है ना। तो ये 3 थे हमारे रचनात्मक लेखन। अब हम बढ़ते हैं अपनी बुक्स की तरफ। जो हमारी बुक है ना अभिव्यक्ति माध्यम, उनके जो 6 अध्याय हैं उन पर प्रश्न है। पहला यहाँ पर आ रहा है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। 2-2 नंबर के प्रश्न। वर्ड लिमिट्स आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 1 नंबर का प्रश्न होगा तो आपको 15 से 20 शब्दों में उसका आंसर लिखना है। 2 नंबर का होगा तो 25 से 30 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है। अगर 3 नंबर का है तो 50 से 60 शब्दों में उसका आंसर लिखना है आपको। 4 नंबर का है तो आपको 80 से 100 शब्दों के बीच उसका आंसर लिखना है। और अगर 5 नंबर का है तो आपको 100 से 120 शब्दों के अंदर उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये एक नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी शब्द लिमिट दी रहती है। अब जैसे यहाँ पर ये 2 नंबर का है तो मान के चलिए 25 से 30 शब्दों के बीच में आपको ये आंसर लिखना है। तो यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों करने हैं, कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न रहेगा, 4 करोगे तो 8 नंबर के हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्या है, उल्टा पिरामिड शैली का विकास कहाँ और क्यों हुआ? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था, पर इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ। तो शुरू तो 19वीं सदी में हुआ, लेकिन जब अमेरिका का गृह युद्ध छिड़ा तब ये ज्यादा प्रचलित हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेश के जरिए भेजनी ही पड़ती थी, जिसकी सेवाएं अनियमित थी, महंगी और दुर्लभ थी। यही नहीं, कई बार तकनीकी कारणों से टेलीग्राफ सेवाओं में बाधा भी आ जाती। तो क्या हुआ, इसीलिए जो है इन्होंने उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन के लिए शुरू किया, क्योंकि भाई उस समय बहुत तेजी से खबरें आ रही थी गृह युद्ध के दौरान और सब तक लोगों को पहुंचानी थी। अगर वो पुरानी वाली जो सीधा पिरामिड शैली वाली अगर वो खबरें इस्तेमाल कर रहे थे तो इससे खबरें बहुत लंबी होती थी और लोगों के पास बहुत कम समय में ज्यादा खबरें नहीं पहुंच पाती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई जो मेन खबर है उसी को हम पहले प्रकाशित कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, उल्टा पिरामिड शैली। सीधा पिरामिड शैली में जो खबरें एकदम एंड में दी जाती थी, उल्टा पिरामिड शैली में वो खबरें सबसे पहले दी जाने लगी थी। अब आते हैं नेक्स्ट, धनोपार्जन के मूल्यहीन तरीके पर एक फीचर आपको लिखना है। ठीक है, देखिए, आज के युग में धन कमाना हर व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन जब यह अनैतिक और मूल्यहीन तरीकों से अर्जित किया जाता है तो समाज में भ्रष्टाचार, अन्याय और अपराध को जन्म देता है। घोटाले, रिश्वत, धोखाधड़ी, मिलावट और अवैध व्यापार जैसे कृत्य समाज की नीतिक नैतिकता को कमजोर करते हैं। तो फीचर आपको हमेशा पता है कि जब इसको हम लिखते हैं तो थोड़ा मनोरंजक भी रहना चाहिए। ऐसे तरीकों से अर्जित धन अस्थायी सुख तो दे सकता है, लेकिन मानसिक शांति और सामाजिक सम्मान नहीं दे सकता। इसके कारण समाज में असमानता और अविश्वास बढ़ता है। सच्ची समृद्धि वही है जो ईमानदारी, परिश्रम और निष्ठा से अर्जित हो। यानी कि आप ईमानदारी से काम करोगे, माना कि आपको देर में सफलता मिलेगी, पर सफलता मिलेगी और वो स्थायी रहती। अतः हर व्यक्ति को अपने कार्यों में नैतिकता और सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी एक स्वस्थ और समृद्ध समाज संभव। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरा प्रश्न। क्या दिया गया है, लोकतंत्र में जनसंचार के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब ये जो जैसे हमारे देश में भी लोकतंत्र है तो यहाँ जनसंचार के बहुत सारे माध्यम हैं। अब इन जनसंचार माध्यमों का कार्य क्या होता है? पहला कार्य होता है सूचित करना और दूसरा यहाँ पर दिया है हमने शिक्षित करना। जनसंचार के प्रमुख कार्यों में इसे एक है जनता को देश दुनिया की तमाम घटनाओं से अवगत कराना और तमाम समाचारों को लोगों को सूचित करना। तो लोगों तक वो सारे सामान पहुंचाना कि हाँ भाई ये बातें हो रही हैं, उन तक पहुंचाना। नेक्स्ट आते हैं शिक्षित करना। आम जनता को अनेक प्रकारों से शिक्षित करना भी जनसंचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा लोगों को सही और
गलत के बारे में बताना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये एक बहुत जरूरी काम है कि आपको बताना है कि भाई ये क्या चीज है, ये गलत है, ये सही है, इससे आपको क्या पता चलता है, इन सब के बारे में। नंबर 4 है, नाटक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर क्यों पूरा होना चाहिए, कारणों का उल्लेख कीजिए। अब जैसे नाटक होते हैं, नाटक की अपनी एक समय सीमा होती है, क्यों उसे उसी समय सीमा के अंदर पूर्ण हो जाना चाहिए। देखिए, नाटक जो व्यक्ति देखता है वो एक कैप्टिव ऑडियंस होती है, जिसे एक जगह पर कैद किया गया है। कैद किया गया है इन अ सेंस क्या है, उसे एक जगह रख दिया, बैठा दिया गया है और सामने स्टेज है, वो देख रहा है। जैसे हम लोग पिक्चर हॉल में भी जाते हैं, ठीक है। अब अगर सामने पर्दे पर हमारे लिए बोरिंग चीज चल रही है तो क्या हम ज्यादा देर तक बैठ पाएंगे? हम नहीं बैठ सकते। तो वही चीज है, पहली चीज ये है कि उसे एक लिमिटेड समय सीमा में होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अगर हमने उसे बहुत लंबा खींचा तो ऑडियंस क्या होगी, बोर होने लगेगी, है ना। अब जो बोरियत वाली ऑडियंस है वो ज्यादा देर तक थिएटर में बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। इसीलिए उसे एक निश्चित समय सीमा में पूरा कर लेना चाहिए। नाटक मनोरंजन का एक केंद्र है। दर्शकों के लिए अधिक लंबा नाटक उबाऊ हो सकता है, जो कि दर्शक को नाटक से दूर कर सकता है। नाटक का लेखन भी समय सीमा को देखते हुए करना चाहिए, ताकि नाटक सही समय सीमा के अंदर समाप्त हो जाए और दर्शक भी बोरियत से बच सके। इसीलिए नाटक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए, यानी कि उसकी पूरी कहानी लोगों तक पहुंच जाए, बहुत लंबा ना हो, ताकि लोग बोर ना हो सके। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने खा में देखा, 2 प्रश्न हो गए हमारे, प्रश्न संख्या 3 और 4। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5, जहां पर हमारे सामने अभिव्यक्ति और माध्यम से आधारित ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब 4 नंबर का मतलब क्या हो गया, प्रश्न के आंसर लंबे होने चाहिए, है ना। चलिए देखिए क्या है, विशेष लेखन के लिए सूचनाओं के स्रोत कौन से होते हैं। विशेष लेखन के लिए अगर हम सूचनाएं लें तो ये स्रोत कहाँ से हमको मिलेंगे, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित स्रोत हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्ति, साक्षात्कार, सर्वे, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, संबंधित विभाग, इंटरनेट तथा अन्य संचार माध्यम एवं स्थायी अध्ययन सामग्री अति आवश्यक होती है किसी भी विशेष लेखन के लिए। विशेष लेखन से जब हम इन सारी चीजों से जानकारियां प्राप्त करते हैं, तब हम इन सारी चीजों को एक लेखन में कलमबद्ध करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सूचनाओं का एक भंडार एकत्रित हो जाता। चलिए दूसरा है, फीचर कैसे लिखे जाते हैं, अच्छे फीचर की विशेषताएं लिखिए। अभी हमने एक फीचर लिखा था ना, है ना, तो अब वही आपको बताना है कि ये कैसे लिखे जाते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। फीचर सुव्यवस्थित होने चाहिए, सृजनात्मक होने चाहिए, आत्मनिष्ठ लेखन है, यानी कि सुव्यवस्थित, हर एक चीज की अपना एक जगह होती है। अगर आप उस फीचर में अगर किसी चीज की खामियां बता रहे हो तो पहले खामियां बता दो, अच्छाइयां बता दो, इस तरीके से। सृजनात्मक, यानी कि उसमें नया क्रिएशन, किसी का लिखा लिखाया छाप देना जो है वो फीचर लेखन नहीं कहलाता। आत्मनिष्ठ होना चाहिए, अपनी सोच के हिसाब से लिखना चाहिए, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना है। फीचर लेखन की कोई एक निश्चित शैली नहीं होती, तथापि फीचर लेखन में कथ्यात्मक शैली प्रमुख है। वैसे आप किसमें लिखोगे, देखिए पहले तो ये ध्यान रखना, फीचर लेखन हमेशा शुरू तो उल्टा पिरामिड शैली से होता है, लेकिन जो वो 3-4 लाइन के बाद वो कथ्यात्मक शैली में परिवर्तित हो जाता है, कथा के अनुसार लिखना शुरू हो जाता है। फीचर व्यक्तिगतता का पर आधारित होता है, इसका रूप सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाला होना चाहिए। अब खंड खा का हमारा तीसरा प्रश्न है, ठीक है, क्या है, संपादकीय लेखन क्या है। इसके विषय में बताते हुए संपादकीय लेखन की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। संपादकीय लेखन कहाँ होता है, संपादकीय पृष्ठ पे, जो कि न्यूज़पेपर के संपादकों द्वारा लेख होता है। अब आपको बताना है पहले लेखन क्या होता है, फिर उनकी लेखन की 3 विशेषताएं बतानी। तो देखिए क्या दिया गया है, एक ऐसी कला है, संपादकीय लेखन एक ऐसी कला है जिसमें किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संपादक या पत्रकार अपनी राय व्यक्त करता है, संपादकीय लेखन कहलाता है। यह लेखन आमतौर पर किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित होता है। तो ये प्रकाशित ही कहाँ होगा, किसी पत्र या पत्रिका में, और वो वहीं के जो संपादक होते हैं या पत्रकार होते हैं उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। अब संपादकीय लेखन की 3 विशेषताएं देखिए क्या है। पहला है होता है स्पष्टता, जो चीज कही जा रही है वो स्पष्ट तौर पर व्यक्त की जाए।
संपादकीय लेखन में विचारों को स्पष्ट और सरल भाषा में व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। जो बात आप कहना चाह रहे हो वो सरल में होना चाहिए ताकि पाठकों को अच्छे से समझ में आ जाए। तर्क संगतता होनी चाहिए, जो दे रहे हो वो तर्क वो जो है वैल्यूएबल होना चाहिए। संपादकीय लेखन में तर्क संगत और तथ्यों पर आधारित विचारों को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण। ये नहीं कि आप कोई काल्पनिक बात पर जो है वहां पर तर्क दे रहे हैं, नहीं, वो जो चीजें होनी चाहिए वो फैक्ट रियलिस्टिक होने चाहिए। निष्पक्षता, संपादकीय लेखन में निष्पक्षता का पालन करना चाहिए और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। ध्यान रखिए, आप किसी एक के पक्ष में होकर बात नहीं करेंगे कि नहीं आपने किसी एक के पक्ष में होकर बात करो, ये नहीं करना। इसके अतिरिक्त जानकारी क्या है, संपादकीय लेखन का उद्देश्य पाठकों को किसी मुद्दे के बारे में सोचने और अपनी राय बनाने के लिए प्रेरित करना होता है। संपादकीय लेखन में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि तथ्यात्मक है, विश्लेषणात्मक है और व्यंग्यात्मक है। इन शैलियों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड गा, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी खंड है और यहाँ पर हमारी पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न रहेंगे। करीबन 7 प्रश्न हमारे रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है हमारी आरोह बुक के काव्य खंड से, जो एक अनुच्छेद रखा जाएगा। तो आरोह बुक में हमारे पास काव्य खंड में कितने प्रश्न हैं? 9 अध्याय हैं। इन 9 अध्यायों में से कोई भी एक अध्याय से यहाँ पर एक काव्यांश रख दिया जाएगा और 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय का अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो ये है हमारा आत्म परिचय। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि मैं इस अपने हृदय में अपने जो दुख है, तकलीफ है, उनको वो लेकर फिरता हूँ, लेकिन तब भी दूसरों के लिए खुशियां बांटता रहता हूँ। ये संसार मुझे अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने जो सपने देखे वो पूरे नहीं, अपने सपनों को अपने साथ लेकर फिरता हूँ। मैं जला हृदय की अग्नि दहा करता हूँ, मेरे हृदय में अग्नि दहक रही है दुखों की, तकलीफों की, लेकिन तब भी मैं सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ। मेरे पास कोई भी परिस्थिति, मैं वैसे ही सेम रहता हूँ। लोग इस संसार को पार करने के लिए बहुत सारी विलासितापूर्ण चीजों की इकट्ठा करते हैं, मगर मैं इस संसार के दुखों में ही अपनी नाव को तैराते सुख का आनंद अनुभव करता हूँ। अब इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्या है, निज उर के उद्गार से कवि का तात्पर्य क्या है? निज मतलब अपना होता है, उर मतलब हृदय होता है, उद्गार मतलब यहाँ पर पीड़ा होती है ना। तो देखिए क्या है, अपने हृदय से निकाल दी गई स्मृतियां, अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति, अपने हृदय के भिन्न मनोभाव, अपने हृदय के केवल दुख। तो यहाँ पर निज उर के उद्गार यानी कि जो हमारे तकलीफ है उनको मैं अभिव्यक्त करता हूँ। ठीक है, ये चीज बताइए। तो क्या अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति, ये जो दिया गया अपने हृदय के केवल दुख। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 चीजें हमें एकदम सही लग रही। पहले है अपने हृदय एक ही वाणी की अभिव्यक्ति और दूसरा अपने हृदय के दुख। अगर इस पंक्ति के हम पूरे अर्थ पे जाते हैं तो हमें ये सही लगता है, लेकिन अगर हम इसके आश्रय यानी कि तात्पर्य पे जाएं तो हमें खा वाला सही लगता है। यानी कि जो हमारी तकलीफ है उसको हम वाणी के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि कविताएं बनाते हैं। कवि को संसार प्रिय क्यों नहीं है? देखते हैं। संसार में समान स्थिति के कारण, संसार के बदलाव के कारण, संसार की अपूर्णता के कारण, यह सभी विकल्प सही है। तो उन्हें ये सारे कारण से जो है प्रिय नहीं है, तो यहाँ पर लगाएंगे घा। नेक्स्ट आते हैं, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि दहक रही है? सभी कुछ नष्ट कर देने वाली अग्नि, ईर्षा द्वेष से पूर्ण अग्नि, स्वयं को जलाने वाली विरह अग्नि या स्नेह रूपी अग्नि। तो यहाँ पर जो स्वयं को जलाने वाली विरह अग्नि। 14 प्रश्न है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। पंक्ति में भव मौजों से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पर संसार की लहरें, विचारों की मस्ती, संसार की संकीर्णता या भावों रूपी लहरें। तो यहाँ भव मतलब होता है भावें, भावनाएं और लहरें। तो यहाँ पर है क्या? भाव रूपी लहरें यहाँ पर सही होगा। याद रखिए, आप शब्दों का अर्थ निकाला करो पहले क्या दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है? भावनाओं रूपी जो लहरें हैं यहाँ पर, उससे तात्पर्य है। नेक्स्ट आते हैं, कवि किसकी उपेक्षा नहीं करता है?
विचारों की, घृणा की, साधनों की या प्रेम की। तो यहाँ पर किसकी वो उपेक्षा नहीं कर रहा है, वो है साधन, सॉरी उपेक्षा करे, अपेक्षा यानी कि इच्छा। तो वो क्या, किसकी नहीं, जो साधन होते हैं जीवन को जीने की जो साधन है उसकी अपेक्षा नहीं रखता। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 7, जहां पर हमारे काव्य खंड आधारित ही वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कोई 2 प्रश्न करने हैं। तो हमारे पास जो रखे गए हैं वो है 3 प्रश्न हमारे काव्य खंड से, करने सिर्फ 2 हैं और एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहे हैं 3 नंबर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 से 60 शब्दों के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पूरी कविता हमने पढ़ी है तो इसके सौंदर्य के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। बगुलों के पंख कविता सौंदर्य से परिपूर्ण है। कवि ने चित्रात्मक वर्णन के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य की का अपेक्षित प्रभाव वर्णित किया, यानी कि प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति के सौंदर्य का प्रभाव मनुष्य पे क्या पड़ता है उसे यहाँ पर बताया है। यह चित्र तथा उसके मन पर पड़ने वाला प्रभाव ही कविता का वर्ण विषय बन गया है। वस्तुगत तथा आत्मगत प्रवृत्तियों के संयोग पाठक को सौंदर्य के स्वाभाविक संसार में प्रवेश दिलाते हैं। कवि काले बादलों के भरे आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजराले बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत हो रहे हैं। काले बादलों के ऊपर एक सफेद लाइन सी दिखाई देगी। कवि को यह अलौकिक सौंदर्य इतना मोहित कर देता है कि वह सब कुछ भूलकर इस माया में बंध जाना चाहता है। तभी तो कहते हैं चुराए लिए जाती मेरे ये नैन। तो यानी कि वो सौंदर्य उनको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने पेट की आग को समुद्र के आग से बड़ी क्यों कहा है? कवितावली पाठ के आधार पर बताइए। भाई समुद्र की आग बहुत कम नुकसान करती है, लेकिन पेट की आग बुरा अच्छा सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है ना। शरीर को चलाने के लिए पेट का भरा होना आवश्यक है। इसे भरने के लिए अनेक कर्म करने पड़ते हैं। भिखारी से लेकर बड़े बड़े लोग भी पेट की आग को शांत करने के लिए कर्म करते रहते हैं। पेट की आग को बड़बाग्नि यानी कि समुद्र की आग कहते हैं। इसे प्रयत्न द्वारा शांत किया जा सकता है, इसीलिए पेट की आग को समुद्र की आग से बताया गया है। यानी कि जो समुद्र की आग होती है उसे हम प्रयत्न से बुझा सकते हैं, लेकिन पेट की आग को बुझाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। और ये पेट की आग इसलिए ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि इसको करने वाले कर्म की नियत भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बताइए। यानी कि जो बात आप कह रहे हो वो सीधी, सरल, सटीक और असाधारण भाषा में होनी चाहिए। तो हमेशा अपनी बात को व्यक्त करते हुए इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो आपका श्रोता है वो आपकी बातों को आसानी से समझ सके। भाषा की सहूलियत से बरतने का आश्रय है सीधी, सरल और सटीक भाषा के प्रयोग से। भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही बात के धनी माने जाते हैं। यानी कि जो अपनी बात कह रहे हैं कम शब्दों में, सरल में और सामने वालों को आसानी से समझ में आ रहा है, तो इन्हें कहते हैं भाषा का धनी। आडंबर रहित सरलता और बिना किसी लाग लपेट के कही गई बात श्रोताओं एवं पाठकों दोनों को प्रभावित करने में सफल होती है। यानी कि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 8, जहां पर हमारे पास फिर हमारे काव्य खंड पर ही आधारित प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इस बार आपकी वर्ड लिमिट बदल गई, कम हो गई है। देखिए क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में कोई 2 प्रश्न देने, 3 प्रश्न है, फिर से 2 ही प्रश्न आपको करने। पतंग लूटने में खतरनाक परिस्थितियों का सामना करके बच्चे चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि पतंग लूटना भी एक खतरनाक स्थिति होती है। अब आपको बताना है कि अगर पतंग लूटने जैसे खतरनाक कार्य बच्चे अगर बचपन में कर लेते हैं तो जीवन में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना भी सीख जाते हैं। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर 2 प्रश्न करने हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न रहे। ठीक है, पतंग लूटने की प्रक्रिया में खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने वाले बच्चे जीवन में नई चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। वे पहले से अधिक निडर हो जाते हैं तथा उनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश में हम कई बार गिरते, फिसलते और निराश होते हैं, फिर भी अपनी लगन कम नहीं होने देते। अंततः हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता हासिल होती है। उसी प्रकार जीवन में रण क्षेत्र में संघर्ष करने की प्रवृत्ति हमें सामान्यतः खेलों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। बचपन में खेले गए ये खेल हमें बहुत कुछ जीवन में आगे सिखाते हैं।
पतंग उड़ाना और लूटना भी एक प्रकार का खेल ही है, जिसमें बच्चे विषम परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से करके जुझारूपन पैदा करते हैं। यह जुझारूपन ही उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है तथा जीवन में संघर्ष करने एवं अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त होने की ललक पैदा करता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ क्या है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कविता संवेदनहीन सूचना तंत्र पर एक व्यंग्य है। बिल्कुल, वो सूचना तंत्र जो कि सिर्फ पैसा कमाना जानता है, लोगों के साथ उनके दुख तकलीफों को बेचकर। यही चीज इस कविता में बताई गई है कि एक अपंग व्यक्ति की मजबूरी को बेचकर वो ज्यादा से ज्यादा टीआरपी कमाना चाहते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता निश्चय ही संवेदनशील सूचना तंत्र पर एक तीखा व्यंग्य है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर वे असहाय लोगों के दुख दर्द बेचने का काम करते हैं। उन्हें ना अपाहिजों की संवेदना होती है और ना उनके मान सम्मान की चिंता। उनका उद्देश्य तो सिर्फ पैसा कमाना है। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न बेहद संवेदनहीन किस्म के हैं। जाहिर सी बात है भाई, अपाहिज है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तो ये संवेदनहीन ही हुए। जैसे क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन दुख तो देता होगा, अपाहिज होकर कैसा लगता है, आदि सवाल सूचना तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर करते हैं। यानी कि इन लोगों को दूसरों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें सिर्फ उनकी तकलीफों से पैसा कमाने से ही मतलब। तीसरा प्रश्न है, कृषक अधिक होकर बादल को बुलाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई उसकी खेती उसी बादलों पर डिपेंड है। बादल राग कविता के आधार पर लिखी। कृषक चाहता है कि समाज में परिवर्तन आए, वह खुशहाली की आशा से अधीरता के साथ बादलों को बुलाता है। वह शोषण से मुक्ति की आशा का मन बनाए। तो ये द्विअर्थीय प्रश्न है। पहली बात है कि यहाँ पर कृषक उस मजबूर व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जो कि अत्याचार से शोषित है, तो वो बादलों, क्रांति रूपी बादलों को बुलाकर अपने शोषण को खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ कृषक जो है वो हमारे भारत के किसानों की तरफ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अधिकतर खेती वर्षा ऋतु पर आधारित है, इसीलिए वो अपने खेतों में नमी पहुंचाने के लिए बहुत अधीरता से बादलों को इंतजार कर रहा है और उन्हें बुला रहा है। प्रश्न संख्या 9। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे गद्य खंड के प्रश्न। ठीक है, आरोह बुक के गद्य खंड। यहाँ पर हमारे गद्य खंड के 6 अध्यायों में से किसी एक चैप्टर से एक गद्यांश रखा जाएगा और उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, देखिए क्या है। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो इतना पढ़ने पे हमें समझ में आ गया, मेरे सपनों का आदर्श समाज। ठीक है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, तो ये चैप्टर से लिया गया। क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। बाबा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो चैप्टर आपको पता है ये हमारा। अब इस पर है आपके पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है, यानी कि क्या जरूरी है? वो है गतिशीलता, यानी कि गति होनी चाहिए, परिवर्तन होता रहना चाहिए। तो सही क्या है? एक आदर्श समाज के लिए गतिशीलता का होना सख्त आवश्यक है। सबको किनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए? जाहिर सी बात है, सबको जो है, सबको, जितने भी लोग हैं, स्वयं की, सरकार की, लोकतंत्र की या दलितों की, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र अगर जो है वो सुरक्षित रहेगा तो ये आप मान लीजिए कि सब कुछ सुरक्षित है कि नहीं। अगर लोकतंत्र पे खतरा है तो यानी कि सभी चीजों पे खतरा हो जाएगा। भाईचारे के वास्तविक रूप को क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं। दूध, समाज, पानी या लोकतंत्र, क्या कहते हैं? लोकतंत्र।
तंत्र। निम्नलिखित कथन और कारण को हमें पढ़ना है और सही विकल्प ढूंढना है। चलिए देखते हैं। लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति है। कारण दिया गया क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं। तो बिल्कुल सही है, कथन सही है और कारण भी इसको सही तरीके से व्याख्यायित कर रहा है। तो कथन ए सही है तथा कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर गा ऑप्शन सही है। 5वां प्रश्न, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखें क्या दिया गया है। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति है। आदर्श समाज में गतिशीलता नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। ऊपर लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब आपको बताना है जो सही नहीं है। तो इसमें पहला और दूसरा जो है वो सही नहीं है। सिर्फ लोकतंत्र एक शासन पद्धति ही नहीं है, ये भाव है, ठीक है, और ये समाज में गतिशीलता देता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो आप यहाँ पर गा में आइए तो पहला और दूसरा दोनों। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 10, जहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, हमारी गद्य खंड पर ही जो है प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्य खंड पर 3 प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, ठीक, 2 करेंगे तो 6 मिलेंगे। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि चांद सिंह नामक पहलवान को चित्त करने के बाद लुट्टन के जीवन में क्या परिवर्तन आया। लुट्टन तो शाही पहलवान बन गया था, है ना, पूरे गांव सब जगह जो है लोग उसे जानने पहचानने लगे थे। पहलवान की ढोलक कविता में चांद सिंह नामक पहलवान को चित्त करने के बाद लुट्टन के जीवन में कई परिवर्तन आ गए। पहले वह एक क्रूर और लुटेला पहलवान था जो अन्यायी कामों में लिप्त था, लेकिन जब उसे चित्त किया गया तो वह अन्याय रास्तों से हटकर धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग में प्रवृत्त हो गया। तो ये तो चांद सिंह के बारे में बताया गया। वह एक न्यायप्रिय, दानशील और समर्पित व्यक्ति बन गया और अन्यों की मदद करने के लिए तत्पर हो गया। इस प्रकार चित्त करने के बाद उसके जीवन में प्रवृत्तियों और सोच में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, क्योंकि अब वो एक शाही पहलवान बन चुका था, इस वजह से। नेक्स्ट है, भक्तिन को दुर्भाग्यवान क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई जहां उसके जीवन में कुछ सही होता, कुछ जो है वो गलत घट जाता और उसका जीवन फिर से दुखों की गर्द में चला जाता, है ना। भक्तिन के जीवन में शुरू से ही दुखों ने डेरा डाला हुआ था। मायके में उसे विमाता यानी सौतेली माँ ने विपरीत परिस्थितियों में डाले रखा। विवाह के बाद उसने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण ससुराल में सास और जिठानियों के साथ बुरा व्यवहार करती रही। 36 वर्ष की आयु में पति का देहांत हो गया, जिसके कारण ससुराल वालों ने उनसे धन संपत्ति छीनने की कोशिश करी, पर वह संघर्ष करती रही। बड़े दामाद को उसने घर जमाई बनाया, परंतु वह भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार उसका संपूर्ण जीवन दुखों से घिरा रहा था। तो मतलब जहां उसके जीवन में कुछ सही होता, कुछ ना कुछ फिर से गड़बड़ हो जाता। तीसरा प्रश्न है, शिरीष के फूल पाठ के अनुसार लेखक के मत और पुराने कवियों के मतों में क्या अंतर है? हमारे लेखक जो हैं वो शिरीष को बहुत ही मजबूत फूल मानते हैं, जबकि पुराने लेखक उसे बड़ा ही जो है कोमल और संवेदनशील पुष्प मानते हैं। लेखक का मानना है शिरीष की डाल कुछ कमजोर जरूर है, पर इसमें झूलने वाली रमणियों यानी स्त्रियों का वजन भी कम होता है। पुराने कवि कहते हैं बकुल और मैलसिली के पेड़ों में झूला लगाना चाहिए, इसमें स्त्रियां आसानी से झूल सकें। तो एक तरीके से हमारे लेखक जो हैं वो शिरीष को मजबूत वृक्ष मानते हैं और उसके फूल को भी काफी मजबूत मानते हैं। लेकिन पुराने कवि क्या कहते हैं कि भाई इनकी डालें भी कमजोर हैं, फूल भी कमजोर हैं, क्योंकि ये भौरों के पैरों के जोर को भी नहीं सह सकते, ऐसा कालिदास जी ने कहा था, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे कवि हैं और पुराने कवियों के सोच में शिरीष को लेकर फर्क है। चलिए प्रश्न संख्या 11 आ गए, जहां पर हमारे पास फिर हमारे गद्य खंड से ही 3 प्रश्न रखे जाएंगे और हमें 2 प्रश्न करने, लेकिन इस बार वर्ड लिमिट बदल जाएगी, क्योंकि अब हमें सिर्फ 25 से 30 शब्दों में आंसर देना है। पैसा पावर है, लेखक जैनेन्द्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो हमें हर एक चीज खरीद सकने, अपने सपनों को पूरा करने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति प्रदान करता है, हमारे अंदर गर्व का जो है वो प्रवाहित करता है। लेखक ने पैसे को पावर कहा है क्योंकि क्रय शक्ति को बढ़ावा देता है। हमारी खरीदने की जो शक्ति है वो कैसे आएगी? हमारे पास पैसा रहेगा तभी हम खरीद सकते हैं।
इसके होने पर ही व्यक्ति नई नई चीजें खरीदता है। दूसरे, यदि व्यक्ति सिर्फ धन ही जोड़ता रहे तो वह इस बैंक बैलेंस को देखकर गर्व से फूला रहता है। पैसे से समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। इसी कारण लेखक ने पैसे को पावर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे में मेढक मंडली पर लोगों द्वारा सहेजे गए पानी को फेंकने को पानी की निर्मम बर्बादी क्यों कहा गया? अब देख लीजिए, एक तो पानी इतनी मुश्किल से चारों तरफ सूखा पड़ा है, अब हमने इतनी मुश्किल से दूर दूर से इकट्ठा किया गया, पानी एकत्र किया गया, अब वो पानी हम क्या करें, इन बच्चों पर वेस्ट करें, जबकि वो हमारे पीने के, खाना बनाने के और पशुओं को पानी देने के बहुत तरीकों में काम आ सकता है ना। काली मेघा पानी दे में मेढक मंडली पर लोगों द्वारा सहेजे गए पानी को फेंकना पानी की निर्मम बर्बादी माना गया है, क्योंकि सूखे की स्थिति में जहां लोग प्यास से मर रहे होते हैं वहां पानी फेंकना अत्यंत गलत है ना। अब मान लीजिए जिस चीज की त्राही मची है उसी की बर्बादी करे तो गलत हुआ ना। लोग बड़ी कठिनाई से पीने के लिए बाल्टी भर पानी जुटाते हैं, वहां इस पानी को यूं ही फेंक देना अनुचित है। ऐसे समय में पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसकी बर्बादी से प्यास और संकट और भी गंभीर हो जाता है, प्यास का संकट और भी गंभीर हो जाता है। उस पानी को मेढक मंडली पर फेंक देना पानी की गंभीर बर्बादी का प्रतीक। तीसरा प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर समता को काल्पनिक वस्तु क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई देखिए, यहां पर हर एक चीज का समान बंटवारा हो ही नहीं सकता है। आप पैसे का समान बंटवारा नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति अपनी कर्म की क्षमता के अनुसार पैसा कमाता है, तो समानता नहीं हो सकती समाज में, है ना। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जन्म, सामाजिक स्तर, प्रयत्नों के कारण भिन्नता और समानता होती है। सही सी बात है, हम समाज में मान लीजिए उच्च वर्ग में पैदा हुए, निम्न वर्ग में पैदा हुए, तो वो तो असमानता बनी जाती है जन्म से। समता एक काल्पनिक स्थिति है, इसके बावजूद वे सभी मनुष्यों को विकसित होने के समान अवसर देना चाहते हैं। तो यहां पर समानता का तात्पर्य है कि सभी को समान जो है अवसर देना, कि वो अपने कर्मों के अनुसार उस अवसर को ले और आगे बढ़े। वे समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध कराना चाहते। चलिए अब हम आ गए अपने प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 12, जिसके अंदर हमारे सामने दिए गए हैं हमारे विधान बुक के 3 अध्यायों में से 3 प्रश्न, और उसमें से हमें सिर्फ करने हैं 2 प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, तो 2 के लिए 10। तो 5 नंबर के प्रश्न का मतलब क्या हो गया, आंसर लिखना है आपको 100 से 120 शब्दों के बीच। चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में कोई 2 प्रश्न देने हैं। पहला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है, वर्तमान समय में जहां हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, चीजों को देखने, समझने और उनको इस्तेमाल करने के तरीकों में बदल रहा है, वहां पर पूरी संपूर्ण जाति की मनुष्यता को लेकर बात करी जाए तो वो मूल्य अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लोगों की संवेदनाओं को समझने वाले भाव कम होते जा रहे हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी। इस कहानी में यशोधर पंत प्राचीन मूल्यों के प्रतीक हैं, इसके विपरीत उनकी संतान नए युग का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों पीढ़ियों के अपने अपने जीवन मूल्य हैं। यशोधर के बच्चे वर्तमान के बदलते जीवन मूल्यों की झलक दिखलाते हैं। नई पीढ़ी जन्मदिन, सालगिरह आदि को केक काटने में विश्वास रखती है। नई पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, इसके लिए परंपरागत व्यवस्था को छोड़ने में संकोच नहीं करती है। अब वो चूंकि प्रगति करना चाहती है तो पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं को कहीं ना कहीं वो छोड़ना चाहती है। यशोधर बाबू परंपरा से जुड़े हुए हैं, वे सादगी का जीवन जीना चाहते हैं। संग्रह वृत्ति, भौतिक चकाचौंध से दूर, वे आत्मीयता, सामूहिकता के बोध से युक्त है। इन सब के कारण वे भौतिक संसाधन नहीं एकत्र कर पाए। अब चूंकि वो जिन भावनाओं से युक्त हैं, वो जीवन में देने वाली सुख सुविधाओं वाले, जैसे मान लीजिए एसी है, कूलर है, कार है, ये सारी चीजें वो नहीं खरीद पाए। फलतः वे घर में ही अप्रासंगिक हो जाते हैं, घर वाले ही लोग उन्हें पिछड़ी पीढ़ी का मानने लगते हैं। उनकी पत्नी बाहरी आवरण को बदल पाती है, परंतु मूल संस्कारों को नहीं छोड़ पाती। बच्चों की हट के सम्मुख व मॉडर्न बन जाती है, समय के साथ साथ मूल्य भी बदले जा सकते हैं, यानी कि समय के साथ परिवर्तन हर जगह माननीय होता है। दूसरा प्रश्न है, कहानीकार के शिक्षित होने के संघर्ष में दत्ताजी राव देसाई
के योगदान को जूझ कहानी के आधार पर बताइए। अब देखिए, अगर दत्ताजी राव ने दादा यानी कि लेखक के पिताजी को पढ़ाई के लिए जोर देकर ना मनाया होता तो शायद आनंदा अनपढ़ रह जाते और हम एक बहुत अच्छे कहानीकार और कवि से जो है वो अनभिज्ञ रह जाते, हमें वो कहानीकार ना मिल पाता, है ना। तो दत्ताजी राव का बहुत बड़ा योगदान। दत्ताजी राव देसाई गांव के सम्मानित जमींदार हैं। वे नेक दिल, उदार व रोबीले हैं। वे शिक्षा का महत्व भी समझते हैं। कभी ही लेखक के दादा उन्हीं के खेतों में काम करते थे। वे राव साहब का सम्मान करते थे। लेखक ने अपनी मां के साथ राव देसाई को अपनी पढ़ाई और पिता के रवैये के बारे में बताया। वो जाते हैं मां के सहित और वहां पर सब बताते हैं। राव साहब ने उनकी बात सुनी और दादा को भेजने को कहा। दादा मतलब पिताजी। जैसे ही दादा घर आए, लेखक की मां उन्हें दादा साहब के पास जाने का संदेश दिया। वहां पर राव साहब ने उन्हें खूब डांटा। इस बीच दादा ने लेखक पर आवारागर्दी के आरोप लगाए, जिनका उसने हिम्मत से जवाब भी दिया। यानी कि पिताजी ने बेटे पर, यानी कि हमारे लेखक पर, कि भाई ये पैसे चुराता है, फिल्में देखने जाता है, ये सारी चीजें किया। लेकिन लेखक ने उसका जमकर जवाब भी दिया। राव साहब ने दादा को बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कहा। साथ ही ये चेतावनी दी कि अगर वह उसे नहीं पढ़ाएगा तो वे स्वयं उसको पढ़ाने का खर्चा देंगे। इस प्रकार लेखक की पढ़ाई में दत्ताजी राव का बहुत बड़ा योगदान। अगर वो ना कहते तो शायद दादा जो है वो लेखक को कभी पढ़ने ही नहीं देते। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारे तीसरे अध्याय, अतीत के दबे पांव से। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? क्योंकि वहां से जो अवशेष मिले हुए हैं उसमें किसी राजसत्ता या धर्म सत्ता का प्रतीक हमें नहीं मिलता। वहां हथियार नहीं मिले हैं, औजार मिले हैं, पर किसी तरह का भी हथियार नहीं मिला। किसी भी तरह के बड़े बड़े महल या ताकत के चिन्ह नहीं मिले हैं। तो वहां पर किसी ताकत या धर्म का राज्य नहीं था। वहां लोग अपनी समझ से काम करते थे, है ना। हड़प्पा संस्कृति में ना भव्य प्रासाद मिले, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियां। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदाड़ो नरेश के सिर पर रखे मुकुट के छोटे सिरपेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी कि उस पर सिर्फ बहुत छोटा सा मुकुट है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्म की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों के सलीके से बनाया गया, यानी कि यहाँ पर आपको ये सारी चीजें नहीं मिली। यहाँ पे जो नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं वही चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं। नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता देखने को मिलती है। शक्ति के प्रतीक के रूप में सैन्य हथियार के अवशेष कहीं नहीं मिलते हैं। ऐसे कोई भी चिन्ह नहीं मिले जिससे पता चले कि वे असभ्य या हथियार प्रेमी थे। इन आधारों पर विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा स्वयं अनुशासित सभ्यता थी। यानी कि वहां के लोग खुद अपने आप में इतने सभ्य थे कि अपने हिसाब से ही अनुशासित रहते। ठीक है, इस प्रश्न के साथ ही जो है वो खत्म हो गया हमारा ये सैंपल पेपर नंबर 2। तो देखा ना आपने, यहाँ पर फटाफट हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया। आपको चीजों को यहाँ पर सैंपल पेपर बहुत जरूरी ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पैटर्न, रिवीजन, स्पीड लिमिट, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आप कर लेंगे अगर आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तो हमने 2 सैंपल पेपर कर लिए। अब हम आप लेकर आएंगे कल आपके लिए सैंपल पेपर नंबर 3, तो वो भी ध्यान से देखिएगा। और बाकी जो कुछ भी आपको रिवीजन करना है सब कुछ आपको यहाँ चैनल पर अवेलेबल है। क्लास 12 कोर्स से रिलेटेड सारा सिलेबस मैंने आपको करा दिया है। तो आप उन्हें तो देखकर अपना रिवीजन कर ही सकते हैं। चलिए, मिलेंगे हम कल सैंपल पेपर में। तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी चीज की प्लेलिस्ट या समथिंग कुछ भी आपको अगर नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।